चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम ओली बोर्ड 25 से 26 जनवरी के बीच जो लाइव टेस्ट हुआ और सीजीएल टियर 1 का उसका सलूशन देखेंगे मैथ का। ठीक है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो बच्चे जो जिसके पास ओली बोर्ड का मतलब पास नहीं है तो वो इसका मतलब सलूशन नहीं देख पाते, तो उनके लिए ये है। चलिए शुरू करते हैं। और आप अगर अटैम्प्ट किए हैं तो क्या स्कोर रहा तो आप बताइएगा, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बोलता है कोवल अपनी आय का 30% प्रभा को देती है और 20% उमा को देती है तथा शेष धनराशि को 40% शेष धनराशि का 40% दान पर व्यय करती है। यदि वो प्रभा को 2955 देती है रुपये तो उनके द्वारा दान की धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है कि 30% प्रभा को देती है और 20% उमा को देती है। ठीक है, और जो शेष राशि बचता है उसका 40% दान करता है। तो 30% इसको दे दिया, 20% इसको दे दिया, मतलब 50% इसका ख़त्म हो चुका है। और 50% में से 40% मतलब 50 गुने 40/100 तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, कटेगा 50/1/2 और ये हो जाएगा 20। तो मतलब 20% ये दान करती है। 30% जिसका वैल्यू कितना है, 30% जो यहाँ उसका वैल्यू दिया हुआ 2955, तो हमको निकालना है 20% का वैल्यू। मतलब अगर ये 3 है तो ये हमको 2 का वैल्यू निकालना है। अगर दशमलव 1 0 से 1 0 खत्म कर दे तो 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ 2955, 3 से काटेंगे 3 9 27, ये हो जाएगा 2 और 5 3 8 24 और हो जाएगा 3 5 15। तो 1 का वैल्यू होगा 985, तो हमको निकालना है 2 का वैल्यू। तो गुना 2 से गुना कर देंगे तो 5 गुना 10 8 गुना 16 1 17 9 दूना 18 1 19, तो 1970 रुपया ये क्या करती है, ये दान में देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये मेरा गलत हो गया था, देख रहे हो चुके हैं आप लोग कि ये मेरा गलत हो गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं कि एम कॉट स्क्वायर 30 डिग्री -1 माइनस एम, तो हम एम कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, एम कॉमन लिया, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 का स्क्वायर, तो 3 - 1 बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 3, तो 3 1 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और कोस स्क्वायर 90, तो कोसेक स्क्वायर 90, कोसेक 90 का मान होता है 1, तो 4 और 1 के स्क्वायर तो सीधे हो जाएगा 4 माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये होता है सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/√3। वैसे ही फिर कोस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर हो जाएगा तो 3/4। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा m गुने 2/4, कट जाएगा यहाँ से हो जाएगा कि 4 - 1.33 प्लस 7.75। ठीक, अगर m/2 का वैल्यू बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3.42 आसपास, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.84 के आसपास। ठीक है, 6.83 आंसर दिया हुआ अप्रोक्सीमेट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये तो कैलकुलेशन था पूरा, ये 120 गुना 18 माइनस 12 इंटू 80/40। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम 40 से पहले इसको हम बड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, 120 गुने 18 माइनस 12 गुने 18/40 गुने 15। ठीक, 40 से काटेंगे सबसे पहले, ये सॉरी यहाँ पर 80 है, मैं गलत लिख दिया, यहाँ 80, 40 तिया 120 और इसमें 40 दूना 120। ठीक, फिर 3 से भी काट सकते हैं, 3 और इसमें भी 3 काटेंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा और 3 बचे 15। ठीक, ऊपर कितना बचेगा 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 बच जाएगा, ये 18 बच गया और ये 4 दूना, जैसे अलग कलर से दिखाते हैं आपको, ये 18 बच गया और ये 4 दूना 8 बच गया, तो 18 माइनस 8 गया तो 10, 10 में से 10 में अगर 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2। हमको निकालना कितना है 4 के पावर 2, ए का वैल्यू निकलेगा यहाँ से, तो 4 के पावर 2 हो जाएगा कितना 16 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
1200 मीटर की दौड़ में ठाकुर ने गीता को 10 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 40 सेकंड से दौड़ जीत ली। ठाकुर गीता की चाल का अनुपात 2:1 है। तो 2000 मीटर की दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा? गीता को 2000 मीटर की दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसका वैल्यू निकालना हमको। ठीक है, हम यहाँ पर लेते ठाकुर और ये हो जाएगा गीता। ठीक, 1200 मीटर की दौड़ है, मतलब दोनों डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहा है। 1200 मीटर ये भी दौड़ रहा है, 1200 मीटर ये भी दौड़ रही है, लेकिन इसको जितना समय लगता है इससे ये 50 सेकंड कम लेता है। मान लीजिए ई टी ले रहा है तो ये ले रहा है t+50। समय का बात कर रहे हैं, समय का। क्यों? क्योंकि इसको 10 सेकंड का बढ़त भी देता है और 40 सेकंड पहले पहुंच भी जाता है, मतलब 50 सेकंड का मार्जिन देता है। कौन? ठाकुर देता है गीता को। आज बोल रहा है कि इसका आगे ठाकुर और गीता के चाल का अनुपात जो होता है 2:1 है। अगर इसका स्पीड यहाँ पर लिख देते हैं, स्पीड इसका 2 है और इसका 1 है। अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:1 और हम जानते हैं कि डिस्टेंस दोनों का सेम है 1200 मीटर, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है, 1:2 हो जाता है ना भाई। टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2 और यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ? तो पहला अगर मान लीजिए इसका लिखते हैं, इसका ठाकुर का टाइम 1 है और इसका टाइम 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है? टी है इसका और ये t+50। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे? यहाँ से देखते हैं कि टी का वैल्यू निकलेगा हमारा 50। टी का वैल्यू 50 निकलेगा तो ये जो गीता को समय लग रहा है कितना निकल रहा है? टी का वैल्यू 50 निकला, t+50 लग रहा है, मतलब इसको 100 सेकंड लग रहा है। कब लग रहा है 100 सेकंड? जब ये 1200 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ ना, जगह कम बच रहा है। हमने देखा कि इसको गीता को 1200 मीटर की दूरी तय करने में 100 सेकंड लग रहा है। तो 2000 मीटर की दूरी तय में कितना लगेगा? 100/1200 गुने 2000। ये से ये ख़त्म हो जाएगा, 2 से 6 बराबर 16। सॉरी गलत कर दिया क्या कहीं पे? नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 से ही 6 मतलब कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का, तो 1000/6। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 166.66 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 14 और 23 है, तीसरी भुजाएं का रेंज बताइए। रेंज देखिए, अगर 3 भुजा दिया हुआ ए, बी और सी, तो हमको पता होना चाहिए कि ये ए माइनस बी, जो बी होगा ए माइनस बी से बड़ा होगा और बी प्लस सी से छोटा होगा। ये आपको पता होगा कि तभी कोई ट्रायंगल तभी बन सकता है जब दूसरी भुजा जो हो वह 2 भुजाओं के अंतर से बड़ा हो और 2 भुजाओं के सम से छोटा। तो 2 भुजा क्या दिया? 14 और 23, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 9। 23 माइनस 14 9, और जो तीसरा भुजा होगा मान लीजिए एक्स, वह 14 और 23 मतलब 37। तो 9 और 37 के बीच होना चाहिए, 9 और 37 के बीच है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल में क्यू और आर के कौन सा द्विभाजक ओ पर मिलते हैं और पी का मान 80 डिग्री है, तो क्यू ओ आर। देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक, ये हो जाएगा पी क्यू और आर, इसका वैल्यू दिया हुआ 80। बोला कि इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, मतलब क्यू का समद्विभाजक और आर का समद्विभाजक ओ पर मिलता है। यहाँ पर कोई ओ पॉइंट है ये, ठीक, तो इसका क्यू ओ आर का वैल्यू निकालना है। तो आपने कहीं पढ़ा होगा तो वो ये जानते होंगे कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, वो एंगल बाइसेक्टर से जो दोनों एंगल बाइसेक्टर के मिलने से जो एंगल बनता है वह 90 प्लस सामने वाला जो एंगल होता है, जैसे कि इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है, मतलब जो इसका नहीं मिल रहा है, मतलब ये एंगल ऊपर वाला एंगल उसके आधा, तो मतलब सामने वाला एंगल का आधा होगा। तो 90 प्लस 80/2 तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 40 तो हो जाएगा 130। तो 130 आंसर है। ठीक, ये एक थ्योरम था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। सॉरी क्वेश्चन किए ना, हाँ ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति पी क्यू आर
ने एक साझेदारी में 18, 15 और 14 के अनुपात में निवेश किया। उनके समयावधि 3, 1 और 4 के रेशियो में, उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और आप जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं तो कहीं भी पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा। जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब जितना पैसा आप इन्वेस्ट करें और कि जितने समय के लिए करें उस दोनों का जो मल्टीपल होगा, और मल्टीपल का जो रेशियो होगा तो प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीपल के रेशियो के बराबर होता है। ठीक, तो पहला है हम 18 है इसका, पहला पी का, दूसरे का 15 दिया हुआ और तीसरे का 14 दिया हुआ। ठीक है, और टाइम कितना है, 3 है इसका 1 है और इसका 4 है। अगर इसको हम काटते हैं कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 18 3 54, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 14 चौका 56। तो इसका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा 54, 15 और 56 के रेशियो में होगा। ठीक है, ये होगा, ये पी का है, ये क्यू का है, ये आर का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 16m² माइनस 9n² बराबर 5, 5, 9 और 4m² और माइनस 3n बराबर 13। आपको फॉर्मूला याद होगा ये अलजेब्रा का कि a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस बी। ठीक, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे इसमें। देखिए कैसे करते हैं। ये दिया हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 4m² माइनस 3n² बराबर 5, 5, 9। ठीक, और यहाँ पर हम जैसे फॉर्मूला लिखे हैं कि a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस बी। तो यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ हमको, तो a प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a माइनस बी से a² प्लस b² को भाग दे देंगे। ठीक, तो हम निकालेंगे यहाँ पर 4m प्लस 3n बराबर 5, 5, 9 भागा 13। ठीक, तो ये हो जाएगा 13 चौका 52 और 3, 9, 13, 39, 43 हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, 4m प्लस 3n। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ हमको निकालना है 4m प्लस 3n माइनस 12, लेकिन हमको 4m प्लस 3n का वैल्यू निकालना है 43। इसमें से माइनस 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। इधर भी अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करते हैं चेंज तो इधर भी करना पड़ेगा, तो माइनस 12 इधर से भी घटा देंगे तो ये हो जाएगा 31 आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुराग 20 प्रश्नों के एक समुच्चय के माध्य की गणना 12 के रूप में करता है। यदि उसने पाया कि दो संख्याओं 8 और 17 को गलती से 18 और 27 पढ़ लिया गया तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ऑब्जर्वेशन है और उसका जो माध्य है मतलब उसका एवरेज जो है वो 12 दिया हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ कि गलती से 8 और 17 को 18 और 27 पढ़ लिया गया, मतलब इसको भी 10 एक्स्ट्रा पढ़ लिया गया, इसको भी 10 एक्स्ट्रा पढ़ लिया, मतलब 20 एक्स्ट्रा पढ़ लिया गया। तो हमेशा याद रखिए कि एवरेज में से एवरेज घटेगा और एवरेज जुटेगा। तो 20 का जो एवरेज दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, और लेकिन हमने क्या किया कि हमने इसको 8 को 18 पढ़ लिया, 17 को 27 पढ़ लिया, मतलब 20 एक्स्ट्रा पढ़ लिया। तो ये 20 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन 20 सीधे 12 में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये 12 एवरेज है। तो इसका भी 20 का एवरेज कितना हो जाएगा, 20 से 20 में भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा एवरेज, एक हो जाएगा ना। तो यही जो 20 हम एक्स्ट्रा पढ़ लिए उसको 20 को कम करने के लिए इसको एवरेज में से -1 घटाना पड़ेगा, मतलब 1 घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 11। ठीक, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किन दो बल्लेबाज के सभी 4 मैचों में एक साथ रन बनाए। देखिए आप ये ऐड करेंगे, ये धवन हो गया, रोहित, विराट, आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि सबका अलग अलग आ रहा है, मतलब किसी ने एक समान रन नहीं बनाया। ये तो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये भी इजी है कि सेक 30 और कोसेक 30 का वैल्यू निकालना है। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 और कोसेक 60 का हो जाएगा 2/√3, तो हो जाएगा 4/3।
गुना हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू और आर से 20% और 25% अधिक कुशल है। क्यू कार्य का 3/5 भाग 14 दिन में करता है, तो पूरा काम दिनों में पूरा करता है। यदि पी कार्य करना शुरू करता है और प्रत्येक दूसरे दिन आर उसके साथ जुड़ जाता है, तो कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए पहले बात है, क्यू 3/5 भाग 14.4 दिन में करता है, तो 3/5 भाग जो है वह 14.4 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये पी क्यू का बात हो रहा है यहाँ पे। इसका कितना ये कटेगा, ये कट जाएगा कितना, 3 से 3 चौका 12 और 3 चौका 48, 4.8 इंटू 5, 2 मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। 3/5 क्यू 3/5 काम को 14.4 दिन में करता है, ये कट जाएगा 3 चौका 12, 3 8 24, और गुना करेंगे 5 से गुना होगा इधर जाके, तो 4 5 20 8 5 40, तो पूरा काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, क्यू पूरा काम को 24 दिन में करता है यहाँ पे। अब हम निकालते हैं रेशियो पी क्यू और आर का, ठीक है। पी क्यू और आर से 20% और 25% कुशल है, मतलब क्यू अगर 5 है तो ये 6 है, फिर अगर आर की तुलना किया जाएगा तो आर अगर 4 है तो ये 5 है, ठीक। अगर हम इसको एक रेशियो में लेकर आए तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 से गुना होगा और इसमें 6 से बराबर करने के लिए, तो 5 से गुना होगा कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 5 25 और 6 चौक 24। ये क्या है, ये तीनों का रेशियो हो गया 30 25 और 24। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ना, जगह बचेगा। हमने देखा था कि ये 24 दिन टोटल काम करता है, और पी क्यू और आर है जो क्षमता का रेशियो है ये है 30 25 और 24, ठीक। अब बोला है कि आर का जिसके क्यू का जो पूरा काम 24 दिन में करता है और इसका एफिशिएंसी 25 दिया हुआ है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 24 गुने 25, 25 गुने 24, तो ये होगा टोटल काम कितना हो जाएगा, 625 में से तो हो जाएगा 600, टोटल काम का 600 हो गया। और फिर पूछ रहा है कि पी कार्य शुरू करता है और प्रत्येक दूसरे दिन आर उसकी मदद करता है आके, तो 2 दिन में कितना काम होगा। पहले बात है पी दोनों दिन करेगा तो 3 दूना 60 काम होगा, और आर उसके दूसरे दिन आता है तो ये 24 काम करेगा, तो हो जाएगा 84 काम। तो 84 काम कितने दिन में हो रहा है, ये हो रहा है 2 दिन में, 2 डेज में होगा 84 काम, ठीक है। तो हमको निकालना 600 जो यूनिट काम हो कितने दिन में होगा, तो 600 बटा 84, सॉरी, ठीक है। अब इसको काटेंगे आप तो जगह 14 84 कितना मतलब कटेगा, 8 7 56, सॉरी 7, अगर इसमें दोनों तरफ 7 से गुना कर दिया जाए तो 7 चौका 28, 8 से 56, 56 और 2 58, मतलब 588 यूनिट जो काम होगा वह 14 दिन में हो जाएगा, ठीक है। और का कितना काम बच रहा है, अब बच रहा है 12 काम। और कराना किसको, इससे करवाना है जिसका क्षमता 30 यूनिट है, तो 12/30, तो ये भी करेंगे तो 1404 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब स्पेस थोड़ा सा कम रहता है तो मैं कर नहीं पाता उतना जल्दी मतलब कर लेता हूँ, ये है कि स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। चलिए आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक जूता बनाने वाली कंपनी अपने व्यवसाय को समाप्त करने का निर्णय लेती है और सभी जूतों को 30% की हानि पर बेचती है। यदि जूतों का क्रय मूल्य 660 है तो ज्ञात कीजिए कि सभी जूतों के में 45 जोड़ी जूतों किस मूल्य पर बेचेगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी है जिसकी प्रत्येक
एक जोड़ी जूते का मूल्य 660 रुपये है, लेकिन वो कंपनी घाटे की वजह से वो 30% हानि पर सारा सामान बेचना चाहती है। उसके पास टोटल 45 जोड़ी जूते रखा गया है, ठीक। तो एक का मूल्य है 660 रुपये और उसको 30% हानि में बेच रहा है, मतलब उसका 70% वैल्यू ले रहा है वो, 7/10 ले रहा है। और टोटल कितना है? 45 जूता, 45 जोड़ी जूता। तो ये से ये कट जाएगा और इसको गुना करेंगे, तो गुना कर लीजिए, गुना एकदम ये आंसर आएगा, ठीक है। इसका ये कंसेप्ट था कि ये 30% हानि में बेचता है, मतलब उसको 70% पैसा मिलता है और एक जोड़ी का इतना ये CP है, तो ये SP हो जाएगा 70% इसका, और 45 जोड़ी का इतना, इसका गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 अंक की संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। एक संख्या दिया हुआ इतना और इसको 8 से विभाजित करना है। जैसे कि आप जानते हो अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे आप, तो 2 से विभाजित होने के लिए कि लास्ट का एक संख्या सम होना चाहिए, तो 2 से होगा। 4 के लिए लास्ट का 2 अंक होना चाहिए। 8 के लिए लास्ट का 3 अंक का उस संख्या से डिविजिबल हो रहा है, 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो उस संख्या 8 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। तो इसका लास्ट का 3 अंक पकड़ेंगे हम, 5, 7 और 8। इसको 8 से भाग देंगे तो 8 से 56, 1 बच जाएगा, 1 8 18, तो 8 दूना 16, तो ये 2 बचेगा। तो मतलब इसको इस संख्या को भाग देंगे 8 से, तो हमारा शेषफल 2 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक दूसरे की ओर मुखरित मीनार एक कुछ मीटर दूरी पर बनाए गए हैं और मीनार एक 32 मंजिल है, दूसरा 21 मंजिल है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 3 मीटर है। दो शीर्ष 2 के मीनार शीर्ष 1 के मीनार तक बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो दोनों मीनार के बीच की दूरी जाती है। देखिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक ये मीनार है और एक ये मीनार है, ठीक है। ये है 32 मंजिल और ये है 21 मंजिल, ठीक। बोल रहा है कि इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ 30 डिग्री, तो ये एक 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री यहाँ पे। तो इसका अगर वैल्यू 1 यूनिट है तो ये हो जाएगा √3 यूनिट हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? यहाँ तक 21 है, तो उसके आगे 11, तो 32 हो जाएगा, तो 11 यूनिट हो गया। और एक मंजिल का जो ऊंचाई है 3 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा 33 मीटर। और हमको निकालना किसका वैल्यू? √3 का। तो 33 गुने √3 बराबर 33 गुने 1.7। ये आंसर ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका √3 का वैल्यू इतना लेना है, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। चलिए, एक वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया और अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बोला है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु हम 100 रुपये में खरीद के लाए और उसको 30% अधिक अंकित कर दिए, बढ़ा दिए 30% प्लस 30% कर दिए, तो ये हो जाएगा 130। और फिर बोला है इसको 10% छूट दिया गया, तो माइनस 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा? 13, तो माइनस 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 117। तो 100 की वस्तु हम खरीदते हैं और उसको 117 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 17 का, तो 17% हो जाएगा, क्योंकि हम 100 पर लिए इसलिए 17% ईजी हो जाए। चलिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग और प्रथम 3 से विभाजित प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग का अनुपात क्या है? बोला प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। पहला प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा? 2 3 ये गुना करेगा 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हो गया। कितना हो जाएगा? 11 7 18, 18 7 25 और 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 2 28, तो ये हो जाएगा 28, ठीक। बोला 3 से विभाजित प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या का योग। 3 6 9 और 12, तो 12 9 21, 21 27 27 और 3 30 हो जाएगा 30। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 14:15, 14 28 और 15 30, तो 14:15 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, इसको सरलीकृत करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, कि पहले क्या करेंगे, ये 3 से गुना कर दिया 1 में, 3 का 1, 1 में से 2 गया तो 1/3 हो गया। फिर 1/3 ये पलट जाएगा मतलब ये 8 से गुना हो जाएगा, या इसे इसको लिख सकते हैं, ये टर्म को इधर ले आइए, इसको लिख सकते हैं 8/9/1/3, इसको करेंगे तो ये 8/3 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 + 2/3 + 8/3। ठीक, फिर इसको अगर इसको पहले कैलकुलेशन करेंगे इसका क्या हो जाएगा, तो 3 2 5, 5 और 8 13, तो ये हो जाएगा 13/3, सॉरी ये हो जाएगा 13/3, यहाँ तक हो गया 13/3। ठीक, फिर देखते हैं, और फिर इस टर्म को लेंगे यहाँ तक। ठीक है, अब फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ से। ठीक, तो 1 + 2/3 बटे 13/3, ये 3 से 3 खत्म, ये पलटेगा कितना, 1 + 2/13 हो गया। तो हो जाएगा कितना, 13 × 1 = 15, 13 × 2 = 15, तो हो जाएगा 15/13 हो गया, 15/13। और जो 15/13 आया उसके ऊपर भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1/15/13। तो ये जो सबसे नीचे है ऊपर हट जाएगा ऊपर से, ये हो जाएगा 13/15। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। जब समझ में आए तो छोटे छोटे टर्म लीजिए, जैसे पहले एक बार ये ले लीजिए, फिर इसको यहाँ से ये ले लीजिए, इस टाइप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस धातु लंबवर्तुल बेलन की ऊंचाई और व्यास 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। इस बेलन में संभावित सबसे बड़े गोले काटने के बाद शेष सामग्री को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस वर्तुल बनाने के रूप में पुनः ढाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक बेलन है। ठीक, ये बेलन है, इसमें से गोला जितना मैक्सिमम जितना हो सके, जितना संभव हो, गोला काट लिया गया। और जो गोला काटने के बाद जो शेष जो ये पार्ट बच रहा है ये इसको एक ठोस शंकु के रूप में ढाला जाता है। और तो पूछ रहा है जो शंकु रूप में ढाला गया है शंकु की ऊंचाई कितनी है, अगर उसकी त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करें कि जो बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h, पाई आर कितना हो जाएगा 15 × 15, ये 30 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ ना, सॉरी व्यास 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 14 × 14, 14 × 14, और इसका ऊंचाई कितना है 30 हो गया। इसमें से कितना मैक्सिमम कितना बड़ा गोला काटा जा सकता है, तो आप देख पाएंगे जैसे ये हुआ, तो इसमें से मैक्सिमम ये जो इसका जो व्यास है, इसका जो ये व्यास दिया हुआ ये व्यास, तो जो गोला काटा जाएगा उसका भी व्यास इस बेलन के व्यास से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका व्यास है गोला का मिल जाएगा हमको 4/3 पाई। व्यास कितना है, जितना बेलन का व्यास है, तो व्यास कितना है बेलन का 28, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 28, तो इसका त्रिज्या गोला का 14 × 14 ये क्या हुआ, तो ये हुआ गोला काटने के बाद बेलन का जो शेष आयतन उसका, और ये इसी आयतन को 1/3 पाई आर कितना है 7 × h, और हमको ये h निकालना है। बस ये आपको कैलकुलेशन करनी है। ये आपको सिर्फ ये समझने में दिक्कत आया होगा थोड़ा सा। क्या किया हमने यहाँ पे ये किया कि एक बेलन है, बेलन में से मैक्सिमम गोला काटा, और गोला काटने के बाद जो शेषफल जो शेष बचा इसका शेष सामग्री, उस सामग्री को एक ढाल के एक शंकु बनाया गया, तो शंकु का हाइट निकालना हमको। ठीक है, पाई से हम इसे काट सकते हैं, पाई से पाई पूरा ख़त्म। देखो और क्या कर सकते हैं, ये 7 काट लिए, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, ऐसे यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2। ठीक, और क्या बचेगा, ये हो जाएगा 30 × 120 माइनस नहीं कर रहे, ये 4/3 है, तो ये 3 वाला को इस साइड ले आ रहा है। ठीक,
तो 4/3 इंटू 4 इंटू 14 प्लस हो जाएगा 1/3 इंटू एच। यहाँ से आप एच निकालेंगे तो आ जाएगा 136। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। बस ये आपको कंसेप्ट समझनी थी कि आप बेलन है, बेलन में से ये गोला हटा दिया और गोला जो हटा दिए उसके बाद जो बचा वो शंकु का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस खेल में व्यक्ति बचत न्यूनतम है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि ये इनकम है और इसमें इसका एक्सपेंडिचर है, मतलब ये इतना कमा रहा है इतना ख़त्म कर रहा है, तो कितना सेविंग कर पा रहा है। जिसका सेविंग सबसे कम होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसका सेविंग देख लीजिए, इसका सेविंग देख लीजिए, इसका सेविंग देख लीजिए, इसका सेविंग, मतलब ऑप्शन में जो दिया उसका सेविंग सिर्फ देखना है। ठीक है, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ ए बी डी और ई, तो आप ए का देख लीजिए, ए का देख लीजिए, फिर बी का देख लीजिए और डी का देख लीजिए, ई का देख लीजिए। जिसका जो इसका जो डिफरेंस सबसे कम आएगा तो उसका सबसे न्यूनतम बचत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का केंद्र O है और वृत्त पर 4 बिंदु ABCD इस प्रकार है कि BDC बराबर 32 डिग्री, तो BAC बराबर x, तो BOC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक हुआ वृत्त, ये मैंने 4 बिंदु मान लिया, सॉरी ऐसे नहीं मानते, पहले एक मान लेते वृत्त, ये मान लेते A, ये B C और ये D। ठीक है, और BDC बोल रहा है, BDC मतलब ये एंगल दिया हुआ 32 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है BOC का मान, यहाँ पे मान लीजिए केंद्र है, BOC का मान निकालना, BAC दिया हुआ BAC मतलब इसका जो वैल्यू है ये दिया हुआ x, ये इसका कोई मतलब है नहीं। देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि किसी यहाँ पे फिक्स चाप हो गए, मैं आपको थोड़ा दूसरा कलर से दिखाता हूँ, ये है एक फिक्स चाप और किसी चाप द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण जो होता है वो केंद्र पे अंतरित कोण का आधा होता है, मतलब अगर ये 2x है तो ये x होगा। ठीक, आप समझे कि नहीं, कुछ ये है इसका पीछे कंसेप्ट ये है कि कोई एक वृत्त है, अगर इस वृत्त के द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर जो अंतरित कोण होगा वह सेंटर पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा सेंटर पर अंतरित कोण का आधा होगा। मतलब अगर ये अगर सेंटर पर अंतरित कोण अगर यहाँ पर ये अगर थीटा है तो ये थीटा पर 2 होगा। ठीक, तो अगर इसे ही ये 32 डिग्री यहाँ दिया हुआ यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। एक सिर्फ एक थ्योरम था और कुछ नहीं। चलिए ये पूछ रहा है 250 से कम कीमत वाले शर्ट की संख्या 300 रुपये से अधिक कीमत वाले शर्टों की संख्या का अनुपात कितना है। देखिए इसमें 250 से कम कितना है, 30 शर्ट है जो 250 से कम है। आप पूछ रहा है 300 से अधिक, या 300 से कम इधर नीचे होगा, 300 से अधिक ये हुआ, तो यहाँ तक 300 से कम 40 था, तो 300 से ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10, सॉरी से 10 नहीं हुआ। देखिए यहाँ बोला है 250 से कम कीमत, 250 से कम कितना है 30 है, और 300 से कम कितना है 40। देखिए 300 से कम 40 है और 400 से कम कितना है 50, मतलब 300 से नीचे जो है वह 40 शर्ट है। अब पूछ रहा है 500 से नीचे कितना है और 50 शर्ट है, तब 300 से ऊपर कितना होगा 10 शर्ट, यही ना होगा, सॉरी 10। 300 से नीचे दिया हुआ 40 शर्ट और 300 से ऊपर मतलब 500 से नीचे दिया हुआ 50 शर्ट, मतलब कि जो 50 शर्ट है 500 से नीचे है उसमें 300 से नीचे वाला शर्ट भी आएगा, तो 300 से नीचे वाला शर्ट 40 हटा दिया जाए तो 300 से ऊपर शर्ट कितना हो जाएगा 10। तो रेशियो निकालना है तो इसका 30 है और इसका 10 है, तो 3:1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुज, राम और अनिल में से प्रत्येक व्यक्ति 24 रुपया उधार दिया, सॉरी अनुज ने राम और अनिल को प्रत्येक व्यक्ति को 24 रुपया उधार दिया। 4 वर्षों बाद अनिल से प्राप्त धन
अनिल से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच, राम और अनिल के से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 28.8 है, तो उनके ब्याज दरों के बीच अंतर क्या है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी है अनुज, जो राम और अनिल प्रत्येक व्यक्ति को 24 रुपया उधार देता है, मतलब 24 रुपया अनिल को भी दिया और राम को भी दिया। 4 वर्ष बाद उसको दोनों के ब्याज जो मिला उसका अंतर जो होता है 28.8 आ रहा है, ये दिया हुआ 4 वर्ष बाद। तो हम सबसे सिंपल कर लेंगे, 4 वर्ष बाद 28.8 आंसर आ रहा है, मतलब अंतर आ रहा है। तो 1 वर्ष में कितना अंतर हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, 7 चौक 28.2, मतलब 1 वर्ष में जो ब्याज का अंतर है कितना है, वो 7.2 कितना पर 2400 पे। तो R माइनस R कितना हो जाएगा बटे 100, बटे 10 हो जाएगा, 24 दिया 72। तो R माइनस R जो है वह 3/10 बराबर 0.3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये है कि 2 जार में आम के अचार और नींबू के अचार का मिश्रण है। इन जारों में आम के अचार और नींबू के अचार का अनुपात 5:7 और 7:8 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि नए जार के आम के अचार और नींबू के अचार का अनुपात 4:5 हो जाए। देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है, एक जार ए मान लिया हमने, एक जार मान लिया बी, ठीक, तो बोला इसमें आम के अचार और नींबू के अचार का अनुपात जो वो 5:7 और 7:8 है। इसमें 5:7 और इसमें 7:8 में, ठीक। इसको अगर दोनों को मिला दे A + B, ठीक, तो इसका जो रेशियो आएगा वो 4:5 में हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्वांटिटी जो मतलब जो मात्रा है उसको बराबर कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद एलिगेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 7×5 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 8×7 15 दिया हुआ है, यहाँ पे 4×5 9 दिया हुआ। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 15 और 9 को इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इक्वल, इसमें गुणा करके इसका एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 15 गुने हो जाएगा 4 3, ठीक है, 4 3 12 तो गुने 15 इसमें हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या करना होता है कि सबको इक्वल करना होता है। तो इसमें ये 12 है, जिससे मैंने ये पूरा टोटल एलसीएम लिया, तो ऑलरेडी ये 12 है, तो इसमें 15 से गुना कर देंगे। ये 15 है तो इसमें कितना से गुना होगा, 12 से गुना होगा, और ये हो जाएगा 3 3 9 5 का 20, तो इसमें 20 से गुना होगा। तो सभी जो टोटल हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा, ये भी 180 हो गया, ये भी 180 हो गया, ये भी 180 हो गया, मतलब तीनों 180 180 180 हो गया। तब क्या करेंगे हम, इसमें एलिगेशन लगा देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि इसमें 12 से गुना 15 से गुना हो रहा था, इसका जो रेशियो है इसमें सब में 15 से गुना होगा। ठीक है, तो हम कोई एक रेशियो पकड़ेंगे इसमें। इसे क्वेश्चन को समझने के लिए आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या किया हमने, ये रेशियो है, रेशियो का मात्रा इक्वल कर दिया, मतलब इसका भी रेशियो, इसका भी मात्रा 180 कर दिया, इसका भी मात्रा 180, इसका भी मात्रा 180 कर दिया। और कोई एक रेशियो पकड़ते हैं हम लोग। इसे हमने पहला पकड़ा आम का अचार का, तो कितना हो जाएगा आम का अचार, 15 5 75 हो गया पहले में। चलो यहाँ से दूसरा पेन यूज कर लेते हैं हम थोड़ा। 15 5 75 हो गया पहले का, दूसरे में कितना हो जाएगा, 12 7 84 हो जाएगा ना, 84। और जो मिलाने पे कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाते हैं तो 80, 90 दूना सॉरी 20 चौका 80, ये ना 20 चौका 80, एक रेशियो पकड़े हम, ये रेशियो पकड़े हैं, ठीक है 80। आप एलिगेशन लगा देते हैं, ये हो जाएगा 4, 80 में से 84 में से 80 कटा तो, और 80 में से 75 कटा तो 5, तो ये दोनों का रेशियो जो है वो 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप जब भी आए आप एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू फिट हो जाएगी। अगर आप इसको क्वालिटी के क्वेश्चन बना के सोल्व करने जाएंगे तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा और मतलब समय भी काफ़ी अच्छा खासा देना पड़ेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग इसका 36 का कोई क्या फैक्टर ढूंढेंगे जो 36 को काट सके। देखिए, तो इसका क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा वैल्यू रखना है कि जो ये 12 आ रहा है इसको भी सेटिस्फाई करे अच्छा से।
तो हमने क्या किया, एक्स को वैल्यू यहाँ पर 6 रख लिया। तो 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 36/6। 6 से ही 6 में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 6 वैल्यू एक्स के वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए अब इसमें रख देते हैं इस क्वेश्चन में। तो 6 के पावर 4 + 324 और 6 के पावर 3, इसको करेंगे तो हो जाएगा ना 40 96 प्लस हो जाएगा 324/36 × 6। तो 18 दूना 36 और 18 के स्क्वायर से कट जाएगा तो 324, 6 3 18 3 हो जाएगा। और भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 96 प्लस 1.5 तो हो जाएगा 40 97.5। तो ये 40 97.5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, और कैसा लगा बताइए कमेंट करके। चलिए रखते हैं। और आप लोगों का क्या क्या स्कोर आया इस लाइव टेस्ट में आप बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। चलिए।